हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 हीट, पेज नंबर 66, वीडियो पार्ट 4। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी। तो चलिए समझते हैं कि ड्यू पॉइंट क्या है और ह्यूमिडिटी क्या है। तो देखिए क्या लिखा है कि अबाउट 71% सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। तो आपको मालूम है आपके अर्थ का जो सरफेस है उसमें 71% पूरा वाटर ही है और बाकी का जो बच रहा है 29% वो अप्रॉक्सीमेटली लैंड है। तो वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इससे यहाँ पे बताना क्या है कि ड्यू टू कांस्टेंट इवापोरेशन, तो लगातार ओशन से क्या होता है, इवापोरेशन होता रहता है। तो ड्यू टू कांस्टेंट इवापोरेशन ऑफ वाटर वेपर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो जितने भी वेपर्स बनते हैं हर जगह से, तो आजू बाजू के जितने भी एटमॉस्फेयर हैं वहाँ पे वाटर वेपर हमेशा एग्जिस्ट रहते, प्रेजेंट रहते एटमॉस्फेयर में। फिर आगे क्या लिखा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ डेली वेदर। तो आपका वेदर हर दिन किस तरह है वो आप अमाउंट ऑफ वेपर जो एग्जिस्ट होता है, प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में इवापोरेशन की वजह से, उससे हम पता लगा सकते हैं। या आप समझिए कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए ये चीज़ ज़्यादा उनको हेल्पफुल होता है। हमें समझना है ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी। अभी तक हमने यही समझा कि ज़्यादातर बॉडी जो है अर्थ का वो वाटर से है, जिसके से इवापोरेशन होकर डेली क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होते रहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ डेली वेदर। अब यहाँ पे समझिए कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर का प्रेजेंस इन द एयर के अंदर मेक्स इट मॉइस्ट। तो अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है तो वो एयर को, जो ड्राई एयर होता है उसको मॉइस्ट कर देता है, हल्का सा मॉइस्ट, आपको मालूम है। तो ये किसकी वजह से होता है, वाटर वेपर के प्रेजेंस की वजह से। तो अब यहीं पे वही चीज़ समझना है कि द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मतलब एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चरनेस है तो वो ह्यूमिडिटी है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि उसका अमाउंट जो है कम ज़्यादा से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ओवरऑल हमने बस यही सीखा कि ज़्यादातर हमारा जो अर्थ है वो वाटर से सराउंडेड है, जिसकी वजह से वेपर रिलीज़ होते हैं। और वेपर का जो प्रेजेंस होता है एटमॉस्फेयर में वो एटमॉस्फेयर को मॉइस्ट करता है, एयर को मॉइस्ट करता है। और मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में होता है उसी को आप ह्यूमिडिटी बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है कि फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब अगर आपको एक एयर का कुछ वॉल्यूम दिया जाए और एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, और उस जगह का टेम्परेचर भी नोट करके दिया जाए। जैसा अभी आप कि पर्टिकुलर एक एयर में मतलब एक आसमान में एक थोड़ा सा वॉल्यूम ले लेते हो एयर का और टेम्परेचर नोट करते हो। तो जिस एयर को आपने लिया है और जो टेम्परेचर आपने नोट किया है, तो देयर इज़ ए लिमिट ऑन हाउ मच वाटर वेपर द एयर कैन कंटेन। तो वो जो एयर आपने कंसिडर किया है, वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर, चाहे 1 मीटर क्यूब या कितना भी, तो वो जो पर्टिकुलर एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर है, और वो जो टेम्परेचर है, उतने टेम्परेचर को लेके, दोनों टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा। तो उतने टेम्परेचर पे उतना जो एयर है उसकी कुछ कैपेसिटी है कि वो उतना ही वाटर वेपर अपने साथ होल्ड कर पाएगा, उससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर पाता। मैक्सिमम कैपेसिटी की बात हो रही है। तो इफ़ द अमाउंट एक्सीड्स दिस लिमिट द एक्सेस वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो सपोज आपने यहाँ पे इतना एयर को कंसिडर किया, इतने एयर को, और कुछ टेम्परेचर भी आपने नोट किया, तो इतना अमाउंट ऑफ जो एयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना वाटर वेपर का, तो इतना जो अमाउंट ऑफ एयर है वो कितना भी वेपर अपने पास होल्ड करके रख नहीं सकता, उसकी एक लिमिट होती है। और अगर वो लिमिट वो क्रॉस कर लेता है, ज़्यादा वेपर अगर उसके अंदर आते होल्ड वाटर वेपर, तो वो क्या करेगा, फिर उसको ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यह हो जाएगा, ऐसा समझिए कि इफ़ द अमाउंट एक्सीड्स दिस लिमिट द एक्सेस वेपर, जो एक्सेस वेपर चल रहे हैं फॉर्म ऑफ क्लाउड्स के फॉर्म में, तो वो जो एक्सेस वेपर है वो कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में। व्हेन द एयर कंटेन्स, वाटर ड्रॉपलेट्स में हो जाते हैं। और वो ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में जो डस्ट होते हैं, पॉल्यूट्स होते हैं, उनके साथ कंडेंसेशन फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे। फिर देखिए क्या लिखा है कि व्हेन द एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर। सपोज करिए कि जितना आपने एयर का वॉल्यूम अभी लिया है, इसके पास जितनी इसकी कैपेसिटी थी उतना पूरा वाटर वेपर उसने होल्ड करके रखा, अपने पास रखा है। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन द एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर, जितना पॉसिबल वाटर वेपर वो रख सकता है उतना अगर उसने होल्ड करके रखा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज़ सेड टू बी सैचुरेटेड विथ वेपर। तो हम बोल सकते हैं कि फिर ये जो अमाउंट ऑफ एयर है, ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है,
ये है सैचुरेटेड विद वेपर और एट दैट टेम्परेचर। ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कितने भी टेम्परेचर में नहीं होता है, टेम्परेचर के चेंज होने से उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर वेपर को पकड़ के रखने की जो कैपेसिटी है वो चेंज होते रहता है। ये इसलिए टेम्परेचर आपको याद रखना है। तो देखिए सैचुरेटेड विद वेपर, अगर इतना वॉल्यूम ऑफ एयर को आप बोलते हो कि सैचुरेटेड है विद वेपर से, तो समझिए कि इसने मैक्सिमम वेपर को अपने साथ होल्ड करके रखा है। और वहाँ पे टेम्परेचर की बात ज़रूरी है, उतने टेम्परेचर भी जितना टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ करते हो या टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है किसी वजह से, या टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करेंगे या नेचुरली वो डिक्रीज़ होता है, तो उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बदल जाती है। उतना ही वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं रहेगा। फिर देखिए द अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेट। अब यहाँ पे क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतना वॉल्यूम ऑफ एयर है और इसको जितना वेपर अपने साथ मैक्सिमम रख पाता था और अभी उसके पास नहीं है। ऐसा समझिए कि इसकी कैपेसिटी जितनी होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की, और वो नहीं है अभी। तो अगर जितनी होती है मैक्सिमम, अगर वो उतना पकड़ के रखता है तो हम बोलेंगे सैचुरेटेड है विद वेपर एट दैट टेम्परेचर। लेकिन अगर उतने वाटर वेपर को उसने नहीं किया है, क्योंकि अगर वाटर वेपर अवेलेबल नहीं है उस जगह पे, तो उसने उतने वाटर वेपर को अगर होल्ड नहीं किया तो वो अनसैचुरेटेड है। ऐसा समझिए, अनसैचुरेटेड है। तो आप चाहें तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेट कर सकते हैं। उसकी दो तरीका है, या तो आप वेपर और दे दीजिए उसको, या तो आप टेम्परेचर को फॉल करिए, जो आप आगे भी सीखने वाले हो। फिलहाल इतना समझिए कि सैचुरेटेड तब है जब जितना वॉल्यूम आप एयर कंसीडर कर रहे हो उसके अंदर मैक्सिमम वाटर वेपर है। उससे ज़्यादा अगर वाटर वेपर आप उसको देते हो या एटमॉस्फेयर से उसके पास जाता है तो वो ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर। किसी भी एयर को अगर आप सैचुरेट करोगे तो जो वेपर का अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंड्स, किस पे डिपेंड होता है? देखिए ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर अभी फ़िलहाल ये सैचुरेटेड है, मतलब इसने उतने वेपर को रखा है जितना मैक्सिमम वो रख सकता है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया ना, तो उतने ही वॉल्यूम में और भी वेपर आ सकते हैं अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करते हो। इसलिए द अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द एयर। इफ़ एयर टेम्परेचर इज़ लो, अगर एयर का टेम्परेचर कम है तो इट विल नीड लेस वेपर टू सैचुरेट द एयर। अगर आप टेम्परेचर को फॉल करते हो तो अब इसमें से जितने भी अमाउंट ऑफ वेपर थे वो और बाहर करना पड़ेगा, जो ड्रॉपलेट से बाहर हो जाएंगे। मतलब आप इतना समझिए कि अगर इफ़ एयर टेम्परेचर इज़ लो, अगर टेम्परेचर एयर का कम है तो उसको कम वेपर चाहिए सैचुरेट करने के लिए, और अगर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा चाहिए। आप सैचुरेट कर सकते हो, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करके आप सैचुरेट अनसैचुरेट दोनों भी कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो, नेचुरली अपने आप होता ही रहता है। और दूसरा है कि वेपर आप प्रोवाइड करिए। अगर वेपर आप प्रोवाइड करोगे तो भी सैचुरेट कर सकते हो, और अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो भी सैचुरेट कर सकते हो। तो सैचुरेटेड विद वेपर का मतलब है कि वो वॉल्यूम ऑफ एयर जिसके अंदर मैक्सिमम वाटर वेपर है तो वो, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो वो सैचुरेटेड है, और अगर नहीं है मैक्सिमम तो वो अनसैचुरेटेड है। और एक अनसैचुरेटेड वाटर वेपर या सैचुरेटेड वाटर वेपर जो डिपेंड होता है वो टेम्परेचर पे भी होता है डिपेंड, क्योंकि टेम्परेचर पे भी मतलब टेम्परेचर पे ही होता है। और फिर लास्ट में आपको समझना है कि एयर टेम्परेचर इज़ लो, अगर एयर का टेम्परेचर कम है तो उसके अंदर वेपर को पकड़ के रखने की जो कैपेसिटी वो भी कम रहती है। इसलिए हम वहाँ पे कम वेपर भी अगर प्रोवाइड करेंगे तो वो उतने ही टेम्परेचर पे क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको नंबर्स में भी बताया कि फॉर एग्जांपल इफ़ टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। आप समझिए कि सपोज करिए कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे है, इट कंटेन्स 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, और वो 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर क्या कर रहा है, होल्ड करके रखा है। लेकिन एयर कितना है, तो यहाँ पे लिखा है कि 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। एयर का जो वॉल्यूम है वो 1 kg है, समझिए ड्राई एयर है विदाउट कंडेंसेशन। विदाउट कंडेंसेशन मतलब इतने टेम्परेचर पे इतना अगर वाटर वेपर है और इतना ड्राई एयर है तो कंडेंसेशन नहीं होगा, मतलब वो एक भी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म नहीं करेगा। इतना मैक्सिमम वो ग्राम ऑफ वाटर वेपर को क्या कर सकता है, अपने साथ होल्ड कर सकता है। लेकिन देखिए क्या लिखा है कि इफ द अमाउंट ऑफ वेपर एक्सीड्स दिस लिमिट, अगर वेपर का जो अमाउंट है अभी 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है 1 kg ड्राई एयर में, और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इसमें अगर चेंजेस हो रहा है, अगर आपने वेपर को इंक्रीज़ किया है, तो इफ़ द अमाउंट ऑफ वेपर एक्सीड्स दिस लिमिट, ये लिमिट से अगर वेपर का अमाउंट
एक्सीड हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो द एडिशनल वेपर विल कंडेंस। तो एडिशनल जो भी वेपर जाएंगे वो कंडेंस हो जाएंगे, मतलब ड्रॉपलेट्स फॉर्म करेंगे, वो वहाँ पे हैंग रहेंगे, वो डस्ट पार्टिकल के साथ रहेंगे, पोल्यूटेंट्स के साथ में रहेंगे, ये सारी चीज़ आप समझिए। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ वेपर एक्सीड्स दिस लिमिट द एडिशनल वेपर विल कंडेंस। लेकिन अब देखिए यहीं पे थोड़ा सा केस को चेंज करते। हाउएवर इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ 20 डिग्री, 40 डिग्री था तो 49 ग्राम था, 1 kg ड्राई एयर था। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, कम है, ठंडा है ज़्यादा, तो इट कैन कंटेन ओनली 14.7 ग्राम ऑफ वाटर वेपर। देखिए ऐसा भी आप मत समझिए कि हाफ हुआ है तो उसका अमाउंट भी हाफ होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैटर करते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे 1 kg ड्राई एयर में 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर होल्ड होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ और सिर्फ 14.7 ग्राम ऑफ वाटर वेपर क्या होगा, 1 kg ऑफ ड्राई एयर में रहेगा विदाउट कंडेंसिंग। यहाँ पे भी कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, इतना टेम्परेचर पे एक 1 kg ड्राई एयर में 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर एग्जिस्ट रहेगा, उसमें कोई भी फर्दर मतलब ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई नहीं देगा। और उसी तरह अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे आपने टेम्परेचर को फॉल कराया है तो इतने बाकी के, देखिए अब यहाँ पे अगर आप फॉल करोगे, अगर यही चीज़ को अगर आप चलते हो, यही चीज़ पे आप वर्कआउट करते हो, आपने टेम्परेचर को नीचे करना चालू किया, फॉल करना चालू किया, तो यहाँ पे जो 49 ग्राम से 14.7 ग्राम कम हुआ है, तो एक्सेस जो मतलब जो एक्स्ट्रा जो हो रहे थे इससे ज़्यादा वाले वो किधर गए, तो वो ड्रॉप्स बन के हट गए, कंडेंसेशन हो गया, वो वेपर के फॉर्म में नहीं रहे। तो यहाँ पे वही लिखा है कि हाउएवर इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 20 डिग्री सेल्सियस इट कैन कंटेन ओनली 14.7 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर विदाउट कंडेंसिंग, कोई भी ड्रॉपलेट्स फॉर्म नहीं होंगे। फिर देखिए क्या बोला कि इफ़ द वेपर कंटेंट इन एयर इज़ लेस देन द मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट जितनी उसकी है अगर उससे वेपर का कंटेंट कम है, इफ़ द वेपर कंटेंट इन द एयर, या कंटेंट समझिए, तो इफ़ द वेपर कंटेंट इन द एयर इज़ लेस देन द मैक्सिमम लिमिट, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे अगर वेपर कम है, देन द एयर इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसके पहले हमने सैचुरेटेड पढ़ा था, जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी अगर उतना वेपर उसने होल्ड करके रखा है तो वो सैचुरेटेड है, और अगर उतना होल्ड करके नहीं रखा है, उससे कम रखा है, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, इसको अनसैचुरेटेड। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे समझना है आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो देखिए क्या लिखा है कि सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन। सपोज करिए कि एक टेम्परेचर आपने नोट किया, कोई एक टेम्परेचर आपने नोट किया और वहाँ पे कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर को कंसिडर किया और वो अनसैचुरेटेड है, मतलब अभी भी उसके अंदर उतने वेपर नहीं है जितने उसकी कैपेसिटी है। तो अब आप क्या करने चल रहे हो, देखिए, एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज, अब आप उसके टेम्परेचर को कम कर रहे हो, जितने टेम्परेचर पे आपने लिया था तभी भी वो अनसैचुरेटेड ही था, लेकिन अब उसके टेम्परेचर को अगर आप कम करोगे, तो यहाँ पे हमने पीछे देखा था कि टेम्परेचर को कम करने से अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कम हो जाते हैं, तो जितने अमाउंट थे वो तो उतने रहेंगे, लेकिन टेम्परेचर कम करने से, जब टेम्परेचर कम करने से क्या होगा कि अभी फ़िलहाल जो टेम्परेचर है उसमें उसको और चाहिए, लेकिन टेम्परेचर कम करने से उसको कम चाहिए रहता है, तो वो जितना था उतना ही अब उसके लिए सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, आप उसके टेम्परेचर को कम कर रहे हो, तो ए टेम्परेचर इज रीच, तो ऐसा कम करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा जब आपको क्या पता चलेगा, तो ए टेम्परेचर इज रीच एट विच द एयर बिकम्स सैचुरेटेड विद वेपर। तो आपको ये समझ में आए कि उतना ही एयर, उतना ही वेपर जो आपने पहले कंसिडर किया था, अब उतना ही सफिशिएंट है कम टेम्परेचर के बाद सैचुरेटेड बनने के लिए। तो ए टेम्परेचर इज रीच, एक ऐसा टेम्परेचर पे आप पहुंचोगे एट विच द एयर बिकम्स सैचुरेटेड, वहाँ पे आपको ये समझ में आए कि एयर जो है वो सैचुरेटेड हो चुका है विद वेपर से। तो दिस टेम्परेचर, अब जो नया टेम्परेचर आपने लाया है, इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, उसको आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलोगे। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या था कि जब अनसैचुरेटेड एयर किसी एक खास टेम्परेचर पे आप उसको कंसिडर करते हो और उसके टेम्परेचर को कम करते हो, और कम करते करते आप एक ऐसे टेम्परेचर पे आके पहुंचते हो जहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि वो एयर जो है वो सैचुरेटेड हो गया, मतलब उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वेपर की वो पूरी मैक्सिमम तक आ चुकी है। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को आप बोलोगे दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और इसके बाद आप पढ़ने वाले रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है। देखिए क्या लिखा है कि द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग ए फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मतलब एक एयर में जो वेपर का कंटेंट है
उसको अगर आपको मेजर करना है तो उसका जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब जैसे आपको कोई चीज़ का वज़न आपको करना है तो 5 kg, 6 kg, 7 kg, तो kg जो आप यूज़ करते हो उसका फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरह वेपर के कंटेंट को मेजर किया जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में। अब यहाँ पे समझना है कि किस तरह होता है। तो देखिए, द मास ऑफ वेपर, मतलब वेपर का वज़न जो किलोग्राम में रहेगा, प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। कोई भी यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर ऐसा, 1 मीटर ऐसा, 1 मीटर ऐसा, ऐसा जो डब्बा रहेगा, ऐसा डब्बा, ऐसे पूरे डब्बे के अंदर, इतने अंदर जो एयर है 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना केजी वेपर प्रेजेंट है, उसको आप बोलते हो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और जब आप फाइंड आउट करोगे तो उसका यूनिट लिखोगे केजी पर मीटर क्यूब। तो द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यहाँ पे ये बताया कि उसकी फिजिकल क्वांटिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, और यहाँ पे उसका डेफिनेशन बता रहा है कि द मास ऑफ वेपर, वेपर का जो मास है, उसका जो वजन है किलोग्राम में, प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब पर मीटर क्यूब में या पर मीटर तीनों साइड से, उसमें जो प्रेजेंट उसका प्रेजेंस रहेगा, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जनरली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये उसका यूनिट है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का सिंपल मीनिंग है कि 1 मीटर क्यूब में या कोई भी यूनिट ऑफ वॉल्यूम में कितना वेपर प्रेजेंट है। वो वेपर सैचुरेटेड हो ना हो इससे कोई लेना देना नहीं आपका, पर कितने केजी में वो प्रेजेंट है या कितने ग्राम में भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे तो जनरली लिया जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, तो केजी की बात करते हैं, कितने केजी में वो वेपर प्रेजेंट है वो आपको समझना है। फिर आगे क्या लिखा है कि द फीलिंग ऑफ ह्यूमिड और ड्राई नेचर ऑफ एयर। तो हमारा जो सराउंडिंग एयर है वो ह्यूमिड भी हो सकता है, मतलब उसके अंदर मॉइस्चर भी हो सकते हैं, मतलब वाटर वेपर भी हो सकते हैं। वो ड्राई भी हो सकता है, मतलब बहुत कम वाटर वेपर होंगे, ऐसा भी समझिए कि वाटर वेपर है ही नहीं वो भी चलेगा, लेकिन या है तो कम है, ऐसा भी समझिए। कम रहेंगे तो भी ड्राई ही समझा जाता है। तो द फीलिंग, अगर आप ऐसा फील करते हो कि ये एयर ह्यूमिड है, या आप ऐसा फील करते हो कि ये एयर ड्राई है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? किसी एक ही चीज़ पे होता है तो ऐसा नहीं है। कि यहाँ पे लिखा है कि एयर नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर। वेपर कितना है, वेपर ज़्यादा है तो ह्यूमिड है, वेपर कम है तो ड्राई है। अगर आप इसी को लेके हम सबको बताएंगे देखो ज़्यादा वेपर है तो ह्यूमिड है, कम वेपर है तो ड्राई है, तो सिर्फ इतना ही डिपेंडेंसी नहीं है, ये इसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं होता, इसके और भी दूसरे भी फैक्टर है, जैसे यहाँ पे देखते हैं। तो नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज दैट अमाउंट इज फॉर मेकिंग द एयर सैचुरेटेड विथ वेपर। मतलब ये कि इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द एयर। क्योंकि अगर अभी वो अनसैचुरेटेड है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर आपने टेम्परेचर को फॉल किया तो उतना ही वेपर अब बन जाता है सैचुरेटेड। तो वो कितने क्लोज है सैचुरेटेड बनने के लिए, तो वो यही लिखा है कि वो डिपेंड होता है ऑन हाउ क्लोज दैट अमाउंट इज फॉर मेकिंग द एयर सैचुरेटेड विद वेपर, जो आप कर सकते हो बाई फॉलिंग डाउन द टेम्परेचर। तो इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द एयर ऑल्सो। तो सिर्फ वाटर वेपर के कंटेंट पे नहीं है कि इतना कम वाटर वेपर है तो आप सीधा बोल दोगे कि ये अनसैचुरेट, ऐसा नहीं है। अगर टेम्परेचर फॉल करोगे तो वो सैचुरेट बन जाएगा। तो सिर्फ वाटर वेपर के कंटेंट पे डिपेंड है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं कि द फीलिंग ऑफ ह्यूमिड और ड्राई नेचर ऑफ एयर नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज दैट अमाउंट इज फॉर मेकिंग द एयर सैचुरेटेड विद वेपर। इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द एयर ऑल्सो। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे तो हम ये पढ़ने वाले हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और अभी हमने देखा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सिर्फ इतना ही है कि वेपर का जो कंटेंट है, मास ऑफ वेपर, कितना केजी वेपर कितने यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में प्रेजेंट है, बस इतना आप बता दीजिए। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात नहीं करना है, तो वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी। लेकिन अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है कि द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर फॉर ए गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। कुछ आपको वॉल्यूम दिया है एयर का कि इतना वॉल्यूम आप कंसिडर करिए, 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, कितना एक आपको वॉल्यूम दिया, और कुछ टेम्परेचर आपको बताया कि ये टेम्परेचर चल रहा है अभी और इतना वॉल्यूम ऑफ एयर आपको दिया जा रहा है, और आपके पास जो इसके अंदर जो उतने मतलब उतने वॉल्यूम ऑफ एयर में इतना वो वेपर कंटेंट है, इतना केजी का वेपर कंटेंट है। तो अब आपको क्या करना है, उसको ऊपर लिखना है कि किसको, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर,
वाटर वेपर का मास जो है वो आपको ऊपर लिखना है। कब? हाँ, उसके साथ क्या क्या आपको समझना है कि कंटेंट इन द एयर इन ए गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आपको दिया है, जो टेम्परेचर आपको दिया है, उतने टेम्परेचर पे उतने वॉल्यूम में कितना वेपर का क्वांटिटी है केजी में, वो आपको ऊपर लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है ना, तो डिवाइडेड बाय टू दैट रिक्वायर्ड टू मेक द एयर सैचुरेटेड। अब आपको और कितना वेपर की ज़रूरत है, टेम्परेचर फॉल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम वेपर की बात कर रहे हैं। तो मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन दैट वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर फॉल करने की बात नहीं हो रही है। टू दैट रिक्वायर्ड टू मेक द एयर सैचुरेटेड विथ वेपर, वेपर थोड़ा स्पेलिंग का देख लीजिए, एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी दरअसल एक रेशियो है, किसका, कि आप एक्चुअल वेपर कंटेंट देखिए कि इतना केजी का है और उतना टेम्परेचर आप नोट करिए, उतना वॉल्यूम, और अगर इतना और उसके अंदर चला जाता तो वो पूरा का पूरा सैचुरेट हो जाता था, तो उसके रेशियो को आप बोलोगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे अगर यहाँ पे 5 है और उसको 2 kg और चाहिए, तो 5/2 उसका रेशियो रहेगा, 5:2, मतलब 5 टाइम्स है अभी, 2 टाइम्स को और चाहिए, ऐसा समझिए। तो उसको बोला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लेकिन अगर आपको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, वही चीज़ को आपको रेशियो में नहीं रख के परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, तो उस रेशियो को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको मिलेगा वो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जिसमें आपको परसेंटेज में पता चलेगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दोनों चीज़ अलग अलग था, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी और परसेंट में सिर्फ आप परसेंटेज में उसको काउंट करते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज़ 100%। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपने देखा था कि इतना अमाउंट है और इतना उसको और चाहिए, तब जाके वो पूरा कंप्लीट होएगा। लेकिन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में आपने देखा था कि उस टाइम पे ड्यू पॉइंट पे आपने ये देखा था कि सैचुरेटेड हो जाता है, तो इसका मतलब 100% हो रहा है ना टोटल, उसको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ड्यू पॉइंट में अगर आप देखोगे तो 100% रहेगा। अब आगे क्या लिखा है कि इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60%, मतलब अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 60% है तो वी फील दैट द एयर इज ह्यूमिड, उसके अंदर वाटर वेपर का जो कंटेंट है थोड़ा सा ज़्यादा ही है। इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60%, लेकिन 60% से कम है, तो वी फील दैट द एयर इज ड्राई, तो आपको ऐसा लगे कि एयर जो है वो ड्राई है। चलिए इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि ड्यूरिंग विंटर सीजन, मतलब ठंडी का जब मौसम आता है, तो आप समझिए कि सराउंडिंग जो एयर है वो कूल रहता है। यू मे हैव ऑब्जर्व ए वाइट ट्रेल एट द बैक ऑफ ए फ्लाइंग प्लेन इन ए क्लियर स्काई। स्काई क्लियर है, लेकिन आप कोई प्लेन जब फ्लाई होता है तो उसके पीछे वाइट ट्रेल्स आप देखोगे। तो लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि फ़िलहाल अभी जो सीज़न है वो विंटर चल रहा है, मतलब ठंडा मौसम चल रहा है। तो एज द प्लेन फ्लाइज, जैसे जैसे प्लेन फ्लाई करता है, द वेपर रिलीज बाय द एरोप्लेन। अब देखिए प्लेन के इंजन से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें निकलते हैं, उसके अंदर वाटर भी निकलता है, लेकिन वो इतना हॉट होता है, गर्म होता है, तो वो जो सडनली जब वो गरम जो वेपर है या एयर जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है, जब वो बाहर आते हैं तो बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा रहता है, तो वो उससे टकरा के कंडेंस हो जाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर कूल एयर है तो उसका जो वाटर वेपर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कम भी रहती है, या अगर वो सैचुरेटेड है, और अगर बाहर से सडनली देखिए, या ऐसा समझिए कि ड्राई एयर में वाटर वेपर नहीं है, लेकिन या कम है, ऐसा यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये ड्राई एयर है और ये एक कूल एयर है। इसके अंदर जो सपोज करिए वेपर है इतना है, इससे ज़्यादा अगर नहीं है, अगर ये सडनली बाहर आता है और ठंडे मौसम में आ जाता है, तो ठंडे मौसम में उसको इतना भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो क्या करता है बाकी के एक्स्ट्रा को बाहर कर देता है, तो कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर वो यहाँ के डस्ट पार्टिकल के साथ वो सब करके वो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है। मतलब सडनली हॉट चीज़ जब कोल्ड एनवायरनमेंट में आएगा तो वो कंडेंसेशन फॉर्म करेगा। इसको आप इसके बाद वाले वीडियोज़ में भी देखने वाले हो, अभी थोड़ी देर में एक आगे एग्जाम्पल से समझोगे। तो एज द प्लेन फ्लाइज द वेपर रिलीज बाय द एरोप्लेन इंजन कंडेंसेस, वो कंडेंस हो जाता है एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, और वो क्लाउड फॉर्म कर लेता है डस्ट पार्टिकल के साथ, एक क्लाउड जो दरअसल वाटर के ड्रॉपलेट्स ही है, फ्यू छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स ही है, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। इफ़ द सराउंडिंग एयर, अब इसके आजू बाजू का जो एयर है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि ये ट्रेल जल्दी ख़त्म हो जाएगा या इसको टाइम लगेगा, और वो दो ही कंडीशन पे यहाँ पे दिखते हैं कि इफ़ द सराउंडिंग एयर इज़ हैविंग मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है मतलब 60% से ज़्यादा है, मतलब ऑलरेडी उसके अंदर वाटर वेपर के जो अमाउंट है वो ज़्यादा ही है, तो बाकी का जो वाटर वेपर उसको होल्ड करना है, लेना है, तो वो धीरे धीरे लेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि ये जो ट्रेल्स है उसको जाने को टाइम लगेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इफ़ द सराउंडिंग एयर इज़ हैविंग मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम फॉर द वाइट ट्रेल टू डिसअपियर।
जो वाइट ट्रेल बना है उसको डिसअपियर, उसको ख़त्म होने को टाइम लगेगा। और ये वाइट ट्रेल बना कैसा है? बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर, जो वेपर के कंडेंसेशन से बना था। वो जो वाइट ट्रेल है वो धीरे धीरे डिसअपियर होगा, क्योंकि सराउंडिंग जो एयर है उसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो मोर है, मतलब 60% से ज़्यादा है। लेकिन हाँ, मतलब ऑलरेडी उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब सॉरी वेपर्स के जो कंटेंट है वो ज़्यादा ही है, तो एक्स्ट्रा जो वेपर के कंटेंट है वो लेगा, पर इतने फास्ट में नहीं लेगा। लेकिन आगे क्या लिखा है कि इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर इज़ लेस, लेकिन अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ट्रेल्स के आजू बाजू जो एटमॉस्फेयर है, एयर जो है उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, मतलब उसको उसके अंदर वाटर वेपर का कंटेंट कम है, तो अब वो क्या करेगा, बहुत जल्दी जल्दी वो होल्ड कर सकता है। तो ईदर द साइज ऑफ द वाइट ट्रेल मे बी स्मॉल, तो इतना फास्ट भी हो सकता है कि जब वो फ्लाई करता है तो जो जितने भी ट्रेल्स बन रहे हैं वो पतले पतले बनेंगे, एकदम लाइट लाइट बनेंगे, या तो कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि मे नॉट इवन गेट फॉर्म्ड, मतलब वो जाएगा लेकिन आपको ट्रेल्स दिखेंगे नहीं, क्योंकि इससे ये आपको समझेगा कि सराउंडिंग जो एयर है वहाँ पे उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कम है, मतलब उसको वाटर वेपर और रखना है अपने पास, वो होल्ड करेगा। इसके लिए जो कंडेंसेशन होता है वो नहीं हो पाता है, और डायरेक्टली वाटर वेपर क्या होता है वो अपने साथ पकड़ लेता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दो एक्टिविटी है हल्का सा, और उसके रिजल्ट भी दिया है कि टेक ए बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर, आप एक कोल्ड वाटर का बॉटल बाहर लीजिए, वाटर आउट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, फिर से आप एक ठंडे पानी का बॉटल बाहर लीजिए, एंड कीप इट आउटसाइड फॉर वाइल, और कुछ देर के लिए आप उसको बाहर रखिए। ऑब्जर्व द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल, तो आउटर सरफेस आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉप्स ऑफ वाटर कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बॉटल, आप बॉटल के बाहर के सरफेस पे ड्रॉप्स देखोगे। तो क्यों होता है, इसके बाद वैसे बताया होता कैसे, देखिए अब इस यहाँ पे जो एयर है प्रेजेंट है वो उसका टेम्परेचर यहाँ पे मतलब ऐसा समझिए वो एयर से स्ट्राइक करते हैं, जब इससे टकराते हैं और फिर उसको यहाँ पे जब उसको कंडेंसेशन होता है तो कोल्डनेस के वजह से वो एयर जो है ठंडे हो जाते हैं। तो जितने वाटर वेपर उसने रखा था वो टेम्परेचर हाई था, लेकिन उसका टेम्परेचर जैसे फॉल होता है तो उतने वाटर वेपर सैचुरेट हो जाते हैं या उससे ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो उससे ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करता है, ड्रॉपलेट्स बना देता है। क्योंकि पीछे आपने देखा था कि अनसैचुरेटेड को आप सैचुरेट कर सकते हो, तो अगर यहाँ पे ड्राई एयर है या एयर है तो उसके अंदर कुछ वाटर वेपर हैं, लेकिन जब वो इससे टकराता है तो ठंडा हो जाता है, और ऐसा ठंडा होता है कि इतना टेम्परेचर फॉल होता है कि वो सैचुरेटेड भी हो जाता है, और उससे भी ज़्यादा उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है होल्ड करने की वाटर वेपर, उससे ज़्यादा उसकी लिमिट बढ़ जाती है। तो वो एक्सेस वाटर वेपर को क्या कर देता है, ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है। यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये अंदर से तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा मत समझिए कि अंदर के जो बॉटल के पानी है वो बाहर है। ये एयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो दरअसल कंडेंस हो गए, क्योंकि एयर जो है वो सैचुरेटेड हो गया है, और वो इस वजह से सैचुरेट हुआ क्योंकि वो टकरा गया है इसके सरफेस से जो एकदम ठंडा था, जिसके वजह से उसका टेम्परेचर फॉल हो गया, और उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर थे वो एक्सेस भी हो गए, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गए। तो उसने क्या किया, एक्सेस जो थे उसको वाटर वेपर को वो कंडेंस कर दिया और वाटर के ड्रॉपलेट्स में फॉर्म किया, जो आपने स्टार्टिंग में समझा था। तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर वेपर कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल। और वही चीज़ सेकेंड एग्जाम्पल में बता रहा है कि इन द सेम वे इफ़ वी ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ प्लांट्स या ग्रास और विंडो ग्लास ऑफ ए व्हीकल इन द अर्ली मॉर्निंग वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्टेड ऑन द सरफेस। वही रीज़न है यहाँ पे, इसको एक्सप्लेन भी किया है यहाँ पे कि थ्रू दीज टू ऑब्जर्वेशन, ये दो ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद या इससे आपको ये समझेगा कि वी सेंस, ये हमको समझ में आता है कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, मतलब ये वाटर वेपर, ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स आप देख रहे हो, ये मैंने इसको पहले बताया कि अंदर का वाटर बिल्कुल नहीं है, और इसमें तो आप कहाँ से पता लगा सकते हो। तो ये वाटर जो है ये दरअसल वेपर है, कंडेंस हो गए बस, और वो तब हुआ है जब टेम्परेचर फॉल हुआ है। तो यहाँ पे वही समझेंगे कि थ्रू दीज टू ऑब्जर्वेशंस वी सेंस द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। हमको ये सेंस होता है, ये समझ में आ जाता है कि वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। व्हेन एयर कूल्स, जब एयर कूल होता है ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के कम होने से एयर क्या होता है, कूल होता है। तो सराउंडिंग एयर समझ सकते हैं यहाँ पे इस केस में। तो व्हेन एयर कूल्स ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर इट बिकम्स सैचुरेटेड, तो सैचुरेट होता है विद वाटर वेपर। एज ए रिजल्ट द एक्सेस वाटर वेपर, जो उसके अंदर एक्सेस वाटर वेपर था, गेट्स कन्वर्टेड इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, जो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ बस इतना ही समझना था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो आप देख रहे हो कि कितना टेम्परेचर हम फॉल करेंगे तो वो सैचुरेट हो जाएगा। तो द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर, वेपर से कि अभी तक अनसैचुरेटेड था, अभी तक अनसैचुरेटेड था और इस टेम्परेचर पे वो सैचुरेट हो गया है। तो उतने अमाउंट को लेके भी हम समझ सकते हैं कि कितना ड्यू टेम्परेचर क्या है या ड्यू पॉइंट क्या है। तो द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर।
चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक देखने वाले हैं, पेज नंबर 67, और इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 5 में इसके आगे का पार्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।